चलिए तो देखिए लास्ट क्लास हम लोगों ने चैप्टर पी ब्लॉक के अंदर आई होप HNO3 डिस्कस किया था ना, है ना। HNO3 उसकी कई सारी रिएक्शन देखी थी हम लोगों ने, एक बार दोगे नोट्स? नाइट्रोजन ऑक्साइड भी पढ़ाया था मैंने लास्ट क्लास ही, ठीक है ठीक है। चलिए तो हम लोगों ने बहुत सारी रिएक्शन सीखी थी यहाँ पे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड सीखे थे। नाइट्रोजन के कौन कौन से ऑक्साइड देखे थे हम लोगों ने? N2O, NO, N2O3, NO2 एंड N2O5 आपके ऑक्साइड्स थे। ये दोनों कैसे ऑक्साइड्स होते हैं? न्यूट्रल। जबकि बाकी ये तीनों कैसे होते हैं? आपके एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। N2O5, NO2 किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? N2O4 की फॉर्म में। और ये एक मिक्स्ड एनहाइड्राइड होता है क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस पे क्या होता है? HNO2 और HNO3 दोनों प्रोड्यूस करता है। इसके हाइड्रोलिसिस से आपको HNO3 मिलेगा, इसके हाइड्रोलिसिस से आपको क्या मिलता है? HNO2 मिलता है, ठीक है। फर्दर इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हम लोग डिस्कस कर ली थी। उसके बाद हमने बात की थी कंसंट्रेटेड HNO3 के बारे में। तो हमने लास्ट क्लास तक HNO2 की रिएक्शन विद मेटल सीखी थी। तो हमने सीखा था कि अगर जनरल मेटल्स आपके पास हैं तो वो HNO3 के साथ रिएक्ट करके अलग अलग प्रोडक्ट बनाती हैं। अगर HNO3 कंसंट्रेटेड है तो आपको मेटल नाइट्रेट मिलेगा, प्लस क्या मिलती है? NO2। अगर ये डाइल्यूट है तो आपको मेटल नाइट्रेट मिलता है, प्लस क्या मिलता है? N2O। और अगर आपके पास वेरी डाइल्यूट है तो आपको क्या मिलता है? मेटल नाइट्रेट प्लस NH4NO3। सही है। लेकिन यहीं पे कुछ अलग मेटल्स थी स्टार जिनको हम बोलते हैं। इनमें कौन कौन होता है? पास Pb होता है, Cu होता है, Ag होता है और AU नहीं होता है, Hg होता है। AU रिएक्ट नहीं करता है HNO3 से। PT AU दोनों रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ये रिएक्ट करते हैं और डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? NO। बाकी तो सब क्या बनाते हैं? NO2 ही फॉर्म करते हैं। उसके अलावा हाँ, जो हाइड्रोजन से लो रिएक्टिव है वो मेटल्स, ठीक है। उसके अलावा टिन की रिएक्शन स्पेशल्स थी। तो टिन अगर कंसंट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? H2SNO3 प्लस NO2। और अगर ये डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है? SnNO3 होल ट्वाइस प्लस साथ में क्या बनाता है? NH4NO3, ठीक है। इसके अलावा आपको सिखाया था कि मेटल्स लाइक Fe, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, ये क्या होती हैं? 80% से ज्यादा कंसंट्रेशन का अगर HNO3 है तो उसके साथ ही क्या हो जाती है? पैसिव, क्योंकि इनके ऊपर क्या बनती है? एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म होती है। चलिए इसके बाद आज हम आगे बढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं एक और टर्म, इससे आप पहले मिल चुके हो। एक्वारीजिया लिखवा दिया था मैंने आप लोगों को, तो एक्वारीजिया लिखवाई दिया था मैंने आप लोगों को। एक्वारीजिया क्या होता है? HCl प्लस HNO3 का एक मिक्सचर होता है 3:1 रेशियो में। और ये प्लेटिनम और गोल्ड मेटल्स को क्या कर सकता है? डिसॉल्व कर सकता है। तो प्लेटिनम और गोल्ड डायरेक्टली HNO3 से रिएक्ट नहीं करती हैं, लेकिन ये एक्वारीजिया से क्या करती हैं? रिएक्ट करती हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? नेसेंट क्लोरीन प्रोड्यूस होती है जो कि हाईली रिएक्टिव होती है। गोल्ड को ये HAuCl4 और PT को H2PtCl5 के अंदर कन्वर्ट कर देता है। H2SnO3 आएगा ना, +4 और +2 दो ही तो स्टेट्स होती हैं इसकी। +4 कर लेना अगर हो तो। O6, हाँ सॉरी, +4 इसी में आएगा ना, नहीं +4 तो इसी में आएगा ना, H2SnO3 कर। चलिए नेक्स्ट देखें, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स। विद HNO3। तो देखें अगर आप HNO3 रिएक्शन कराओ तो ये कार्बन को किसमें कन्वर्ट कर देगा? CO2 में। अगर आपके पास फॉस्फोरस है तो इसको डायरेक्टली किसमें ऑक्सीडाइज कर देता है? H3PO4 में। अगर सल्फर है तो उसको किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा? H2SO4 में। अगर आयोडीन है तो ये उसे ऑक्सीडाइज कर देता है into HiO3। तो ये सब की रिएक्शंस हैं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। तो ये अब ध्यान रखें, इनको ये इनके रिस्पेक्टिव हायर स्टेट के एक एसिड्स के अंदर क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है। कार्बनिक एसिड अनस्टेबल होता है ना, तो डीकंपोज होकर CO2 फॉर्म करता है। CO2 पे बनाएगा तो H2, तो डीकंपोज होकर क्या प्रोड्यूस कर देता है? CO2 गैस प्रोड्यूस कर देता है। उसके अलावा देखिए एक बहुत ही काम की और इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज कॉल्ड ब्राउन रिंग टेस्ट।
देखिए ब्राउन रिंग टेस्ट क्या होता है. ब्राउन रिंग टेस्ट इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट. कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर NO3 माइनस, दैट इज योर नाइट्रेट आयन. तो नाइट्रेट आयन की प्रेजेंस को कंफर्म कौन सा टेस्ट करवाते हैं? ब्राउन रिंग टेस्ट. ठीक है, ये आप सॉल्ट एनालिसिस के अंदर पढ़ते हो, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है. इसके अंदर क्या होता है, आप एक टेस्ट ट्यूब लेते हो, ठीक है, उसके अंदर एक सोल्यूशन होता है. टू अ सोल्यूशन कंटेनिंग नाइट्रेट आयन NO3 माइनस आयन, और freshly prepared FeSO4 ferrous sulfate solution is added. तो आप उसमें क्या करते हो, एक freshly prepared FeSO4 solution ऐड करते हो, ठीक है, and then concentrated H2SO4 is added by the walls of the test tube, and a brown ring is obtained at the junction of two liquids. ठीक है, यहां पर आप एक टेस्ट ट्यूब लेते हो, उसमें एक सोल्यूशन फिल करते हो जिसमें से पहले ही क्या फिल्ड होता है, NO3 माइनस नाइट्रेट, और आप इसके अंदर FeSO4 ऐड करते हो. फिर जैसे ही आप टेस्ट ट्यूब की वॉल्स के थ्रू यहां से कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करना शुरू करते हो, तो यहां पर आपको एक ब्राउन कलर की रिंग बनती हुई दिखाई देती है, और इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, ब्राउन रिंग टेस्ट के नाम से जानते हैं. यहां पर जो ब्राउन कलर की रिंग बनती है वो एक कॉम्प्लेक्स के बनने की वजह से बनती है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, FeH2O होल 5NO+. मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूं, यहां पर जो आयरन होता है वो कौन सी स्टेट में होता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है. तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. तो ये नाइट्रेट का कंफर्मेटरी टेस्ट था जिसको हम लोग ब्राउन रिंग टेस्ट के नाम से जानते हैं. चलिए कॉपी करें, यहीं पे खत्म होती है अपनी नाइट्रोजन फैमिली और उसके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की रिएक्शंस. इसके बाद हम मूव करेंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट फैमिली, दैट इज नेक्स्ट एलिमेंट, दैट इज फास्फोरस. फास्फोरस और उसके कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं. चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे. हेडिंग डालो नेक्स्ट, फास्फोरस एंड इट्स कंपाउंड्स. तो देखिए सबसे पहले मिल लेते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस से. तो देखिए फास्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं. एक तो होता है आपके पास व्हाइट फास्फोरस, जिसे आप P4 के नाम से जानते हो मेनली. नेक्स्ट होता है आपके पास रेड फास्फोरस, और थर्ड होता है आपका ब्लैक फास्फोरस. तो ये 3 मेन एलोट्रॉप फास्फोरस के. मेन का मतलब और भी फॉर्म्स हो सकती है, लेकिन नेचर में जो स्टेबल फॉर्म्स होती हैं वो ये हैं. ठीक है, हाँ, एलोट्रॉप्स होते हैं, बहुत सारे एलोट्रॉप्स हो सकते हैं. देखिए व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस में क्या होता है, इट कंटेन्स डिस्क्रीट यूनिट्स, डिस्क्रीट P4 टेट्राहेड्रल यूनिट्स. इसके अंदर क्या होता है, ये फास्फोरस की यूनिट्स होती हैं लाइक दिस. ठीक है, और ये जो एंगल होता है, ये वाला एंगल ये होता है 60 डिग्री. कितना होता है, 60 डिग्री. तो क्योंकि एंगल 90 डिग्री से कम है, इसमें क्या क्रिएट होती है, एंगल स्ट्रेन. सो ड्यू टू स्मॉल एंगल strain is there,
and P4 is highly reactive. इसी एंगल स्ट्रेन की वजह से रिलेटिवली क्या होता है, लेस स्टेबल, और इसी वजह से क्या होता है, ये हाईली रिएक्टिव होता है। तो तीनों फॉर्म्स में सबसे कम स्टेबल व्हाइट फास्फोरस होता है और ये इन तीनों में क्या होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। अगर हम बात करें रेड फास्फोरस की तो देखें P4 व्हाइट को 570 इन इनर्ट एट, कोई भी नोबल गैस ले लो, नाइट्रोजन ले लो, इनर्ट गैस में एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लो, आपको रेड फास्फोरस मिलता है। ठीक, रेड फास्फोरस में क्या होता है, ये जो टेट्राहेड्रल यूनिट्स हैं, टेट्राहेड्रल यूनिट्स ऑफ P4 आर इंटरकनेक्टेड। ठीक, तो इसमें क्या होगा, ये जो टेट्राहेड्रल P4 यूनिट थी, देखो इसमें ये वाला बॉन्ड जो ना, ये वाला बॉन्ड ये ओपन हो जाएगा, अब ये अगली P4 यूनिट से जुड़ जाएगा लाइक दिस। इसमें क्या होती है, बाकी की P4 यूनिट्स आपस में ज्वाइन हो जाती हैं और इस तरह चलता रहता है और ये एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो देखो क्योंकि यहाँ पर एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बन रही है, ये क्या होता है, रेड फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस से ज्यादा स्टेबल होता है और उससे कम रिएक्टिव होता है। तीसरा जो आपके पास आता है ब्लैक फास्फोरस। जो ये ब्लैक फास्फोरस है, इट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। एक तो होता है अल्फा ब्लैक। अल्फा ब्लैक फास्फोरस में क्या होता है, अगर आप व्हाइट फास्फोरस लो और उसे 803 केल्विन पर हीट करो इन अ सील्ड ट्यूब, तो आपको कंडीशंस याद नहीं रखनी है, आपको देखना है कि हाँ मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम इन तीनों फॉर्म्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो व्हाइट को रेड में और रेड को हम ब्लैक में, या व्हाइट को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ब्लैक में। तो प्रिपरेशन के मेथड हैं। तो अगर आप व्हाइट फास्फोरस को 803 केल्विन पर सील्ड ट्यूब में हीट करोगे तो आपको इसकी अल्फा फॉर्म मिलती है, इसे हम अल्फा ब्लैक फास्फोरस बोलते हैं। ठीक है, वहीं अच्छा इसकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो अल्फा ब्लैक की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसको अभी आप देख लोगे कैसी स्ट्रक्चर होती है। इसमें क्या होता है, फास्फोरस यूनिट्स ऐसे ज्वाइन होती हैं। ठीक, ये अगला यूनिट फॉर्म करेगा इसकी, हाँ लाइक दिस। फिर ये यूनिट आगे एक और इसी तरह की यूनिट से ज्वाइन हो जाएगी। और इस तरह से कहानी चलती रहेगी। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर सबसे ज्यादा क्या है, यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई है, सबके सब कोवेलेंट बॉन्ड से, PP सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो जो ब्लैक फास्फोरस होता है, इट इज द मोस्ट stable and have high melting point and boiling points। तो ये था आपका अल्फा ब्लैक। अगर हम बीटा ब्लैक की बात करें तो बीटा ब्लैक के स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखो अगर आप व्हाइट फास्फोरस को 473 केल्विन और हाई प्रेशर पर हीट करो तो ये कन्वर्ट होता है बीटा ब्लैक फास्फोरस। इसमें कन्वर्ट होता है बीटा ब्लैक। और जो आपका बीटा ब्लैक फास्फोरस होता है, इट हैज स्ट्रक्चर, इट हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर सिमिलर टू ग्रेफाइट। याद है ना आपको ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर कैसी होती थी, उसमें क्या बनती थी, हेक्सागोनल लेयर्स। एग्जैक्टली वैसी ही लेयर्स यहां पर भी फॉर्म होती है। ये फास्फोरस 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 फास्फोरस, इस तरह से हेक्सागोनल यूनिट्स बनती हैं। पांच मेंबर ड्रिंक कब बनती है, मैंने फुल ड्रिंक बोला कहीं पे है? ठीक है, तो इस तरह से। और ये जो बॉन्ड एंगल होता है ना इसके अंदर, याद नहीं रखना, जैसे बता रहा हूं आपको 99 डिग्री के आसपास होता है।
तो ये बीटा ब्लैक है, ये अल्फा ब्लैक है, वो व्हाइट फास्फोरस है, रेड फास्फोरस है। तीनों में आप देख सकते हो बस वहां पे डिफरेंस क्या, यूनिट ज्वाइन होती जा रही हैं। तो व्हाइट फास्फोरस में P4 की अलग अलग यूनिट्स होती हैं, डिस्क्रीट यूनिट्स। रेड फास्फोरस में यूनिट ज्वाइन होती हैं, और ब्लैक फास्फोरस के अंदर क्या होता है, सारी यूनिट्स आपस में क्या होती है, ऑल टुगेदर कंबाइन हो जाती है। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? चलिए, तो ये, हाँ बोलो। ये 99 पूरा तो प्लेनर नहीं होगा क्या? प्लेनर नहीं होगी ना रिंग? प्लेनर थोड़ी नहीं है, तो एक ही प्लेन में ना पूरी रिंग। तो सर 99 ये एंगल 99 नहीं हो सकता, एक प्लेन में तो है एंगल। सारे 99 में एक होगा, ये सारे 99 होंगे। ऊपर वाले। हाँ, प्लेन में तो बन ही सकते हैं ना सारे एक ही प्लेन में, क्या दिक्कत है इसमें? ये समझ में आता आपको? हाँ, पहले एक शीट बनेगी, उसके ऊपर दूसरी शीट, दोनों शीट के बीच में वैन डर वाल्स फोर्सेज होंगे। एक शीट के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे और दो शीट्स के बीच में वैन डर वाल्स फोर्सेज। ऑब्वियसली ब्लैक फास्फोरस सबसे ज्यादा स्टेबल होता है आपका। यार वो तो इंटर कन्वर्ट होता है, कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ऐसे नहीं बोल सकते। दोनों ही पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, दोनों अपनी जगह स्टेबल हैं। उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, इनको भी कर सकते हैं, पर इनके लिए फिर कंडीशन स्पेसिफिक होगा। जैसे देखने के लिए नॉर्मल टेम्परेचर पर ये ज़्यादा स्टेबल है और हाई टेम्परेचर पर वो ज़्यादा स्टेबल है। ये फॉर्म कन्वर्ट है, देखो ना आप, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग है, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग है, ट्विस्ट स्टोरी रिंग से। चलिए, उसके बाद देखें जो आपका व्हाइट फास्फोरस, मैंने बताया दिया कि ज़्यादा रिएक्टिव है। ये जो है आपका, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर but soluble in organic solvents like alcohol, ether, कार्बन डाइसल्फाइड, इनके अंदर ये soluble होता है। जो आपके रेड फास्फोरस है, it is insoluble in both water and organic solvent. Same is for black phosphorus. तो आप व्हाइट और रेड के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हो आसानी से। व्हाइट फास्फोरस पानी में भी इनसॉल्युबल है, लेकिन पानी में इनसॉल्युबल है लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे आपके पास इथेनॉल हो गया, जैसे आपका ईथर हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, इनके अंदर क्या होता है, वो सॉल्युबल होता है। रेड फास्फोरस ना तो पानी में सॉल्युबल होता है, ना ही वो इथेनॉल या फिर CS2 या फिर अल्कोहल के अंदर सॉल्युबल होता है। आप क्या कह रहे हो भाई, बेंजीन में नहीं होता है, बेंजीन के अंदर नहीं होता है। ब्लैक फास्फोरस भी इनके अंदर सॉल्युबल नहीं होता है। उसके अलावा देखें, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है, तो P4 व्हेन बर्न्स इन एयर इट प्रोड्यूसेस डेंस फ्यूम्स ऑफ P4O10। तो व्हाइट फास्फोरस हवा में आसानी से बर्न होता है और व्हाइट डेंस फ्यूम्स क्रिएट करता है P4O10 के। तो जो आपके मैच बॉक्स होते हैं, जो मैच स्टिक्स होती है, उनके अंदर बेसिकली क्या काम में आता है आपका फास्फोरस, और वो बर्न होकर क्या करता है, P4O10 के फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है। कलर से फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये भी दोनों सेम रिएक्शन शो करते हैं। इसको टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होगा, इसको कम चाहिए होगा, तीनों बर्न हो सकते हैं। आपको एक्टिव एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, हीटिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर तीनों का बर्न कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ज्वाइंट है ना, ये वाला बॉन्ड तो खुला है, इसलिए तो ज्वाइन हुए सारे। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को आप आगे पढ़ोगे, ये भी सिर्फ व्हाइट फास्फोरस शो करता है, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। व्हाइट फास्फोरस डिस्प्रपोर्शनेट्स इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली। तो ये रिएक्शन रेड और ब्लैक फास्फोरस शो नहीं करते। बताओ क्या रिएक्शन होती है, P4 प्लस NaOH। कंप्लीट करो रिएक्शन को, PH3 प्लस NaH2PO2। तो देखें स्मरण शक्ति इंप्रूव हो चुकी है आप लोगों की। ये आप रिएक्शन को बैलेंस कर लो, तो यहाँ फास्फोरस 0 से -3 और +1 स्टेट में जा रहा है, यानी ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। बोलो कर सकते हैं। चलिए, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज और कंपैरिजन है व्हाइट, रेड और ब्लैक फास्फोरस के। अगर हम इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल इनमें से कौन होता है, ब्लैक, फिर कौन आएगा, रेड, और सबसे कम स्टेबल कौन होता है, व्हाइट फास्फोरस होता है। चलिए कॉपी करें इसको, 20 मिनट का। चलिए फास्फोरस की इन प्रॉपर्टीज की बात, बढ़ते हैं फास्फोरस के कंपाउंड्स की तरफ। तो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट पहला आपके पास कंपाउंड है, दैट इज फॉस्फीन।
which is a hydride of phosphorus PH3. तो चलिए हम इसकी बात करते हैं प्रिपरेशन की. हाँ बोलो अक्षय, कुछ बोल रहे थे? नहीं, अभी आवाज़ तो आई थी, आप ही की तो आई थी. नहीं, चलिए प्रिपरेशन में देखिए. पहला, एक तो अगर आप इसके कैल्शियम फॉस्फाइड का हाइड्रोलिसिस करवाओ तो आपको क्या मिलेगा? CaOH होल ट्वाइस प्लस PH3. यानी किसी भी मेटल फॉस्फाइड का हाइड्रोलिसिस करवा लो. सो बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल फॉस्फाइड्स. तो ये हम लोग पहले ही टाइप्स ऑफ रिएक्शन में देख चुके हैं. हाइड्रोलिसिस, मोनोएटॉमिक एनायन का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज है, पानी से क्या करेगा? पॉजिटिव आयन यानी H+ को खींचेगा और रेस्पेक्टिव अपने हाइड्राइड्स बनाएगा. तो इस तरह से PH3 फॉर्म करता है. रिएक्शन को बैलेंस कर लो, 6 और 6 12, 6H2. ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस्ड है. दूसरी रिएक्शन आपने थोड़ी देर पहले देखी है, व्हाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस विद NaOH. तो देखें P4 की रिएक्शन जब आप NaOH से करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा? PH3 प्लस 3 NaH2PU. सही है. नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज. तो देखें प्रॉपर्टीज क्या है. PH3 is a highly poisonous gas with rotten fish smell. rotten एक होती है H2S, ठीक है. तो rotten fish लाइक इसके अंदर स्मेल होती है. ये किसकी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि प्योर PH3, सिर्फ PH3 ही हो, इज नॉन इनफ्लेमेबल. तो ये जलती नहीं है. बट इन इट कंटेन्स वेपर्स या फिर इम्प्योरिटीज ऑफ P2H4 and P4 and is inflammable ड्यू टू दीज. अगर आपके पास सिर्फ प्योर 100% PH3 है तब तो वो जलती नहीं है. लेकिन अगर जनरली क्या होता है, PH3 के अंदर P2H4 और P4 की वेपर्स होती है, क्योंकि स्टेबल नहीं होता है, डीकम्पोज होकर प्रोड्यूस कर लेता है इनको, तो इनकी वेपर्स इसके अंदर होती ही होती है. तो अगर आपको इन वेपर्स को रिमूव करना है, सो दीज इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड. ये इंपॉर्टेंट है. दीज इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड. by passing it through HI solution where PH3 get absorbed in HI and impurities are left behind. तो देखो क्या होगा, आप इस मिक्सचर को, जिसके अंदर क्या होगा, PH3 भी होगी, P2H4 भी होगा और P4 भी होगा, इसको पास करोगे HI से. तो HI इसमें से सिर्फ किससे रिएक्ट करेगा? PH3 से. ये इससे रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर लेगा? PH4I. बाकी ये दोनों पीछे पड़े रहेंगे. ठीक है, ये आपने इसको अलग कर लिया PH4I को. फिर इस PH4I की रिएक्शन आप किससे करवाते हो? रिएक्शन आप करवाते हो KOH से. तो KOH से रिएक्ट करने पर आपको फिर से क्या मिल जाती है? फॉस्फीन अलॉन्ग विथ Ki प्लस H2. तो प्योर फॉर्म में PH3 क्या होता है? नॉन इन्फ्लेमेबल होता है, लेकिन ओइंग टू द प्रेजेंस ऑफ P2H4 एंड P4 ये क्या बन जाता है? इन्फ्लेमेबल. अगर आपको इसमें से P2H4 और P4 को रिमूव करना है तो आप इस गैस को किसके थ्रू पास करते हो? HI के थ्रू. उस HI में पास करने पर बाकी गैसेस तो ऑलरेडी निकल जाएगी, लेकिन PH3 उसके अंदर क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब. उस सोल्यूशन को अलग ले जाकर आप उसकी रिएक्शन KOH से करवाते हो तो PH3 गैस वापस से क्या हो जाती है? रीजनरेट हो जाती है. बोलो बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आप प्योर PH3 को ऑब्टेन कर सकते हो. ये लिख लिया क्या आप लोगों ने? ये हेडिंग तो डाल लिखी ली होगी.
हेडिंग ओनली। क्या बोल रहा हूँ? P2H4 किससे? एक्चुअली PH3 बेस है, ध्यान से देखोगे तो एसिड से रिएक्ट कर रहा है, तो उसके बेसिक कैरेक्टर को दिखा रहा है। सर वो PH3 अगर बनेगा तो हमारा P4 भी बनेगा। PH3 अगर बन गया, आपने कहा कि उसकी डिकम्पोजिशन P4 की वेपर्स तो निकल गए ना HI से बाहर, आपने PH3 की वेपर्स, लेकिन आपने कहा कि P4 और P2H4 मतलब PH3 के डिकम्पोजिशन से तो यहाँ PH3 डिकम्पोज थोड़ी हो रहा है। PH4 ये एसिडिक सॉल्ट है, इसकी रिएक्शन KOH से करने पर PH3 वापस रीजनरेट हो रहा है। अब अगर आप इसको हीट करोगे तो डिकम्पोज हो जाएगा वापस। अभी तो वो इम्प्योरिटीज तो आपने हटा दी ना उसके अंदर से, फर्दर लंबे टाइम तक रखोगे तो ऑब्वियसली वापस रीजनरेट होकर इसके अंदर मिक्स हो जाएंगी। ठीक है, फिर देखिए एक और छोटी सी चीज, PH3 जो है, PH3 या आप ऐसे मत देखो, PH3 का एक यूज होता है, इससे हम क्रिएट करते हैं होम सिग्नल। क्या होते हैं? होम सिग्नल। होम सिग्नल क्या होते हैं? जो शिप के ऊपर से जो मर्चेंट नेवी वाले घूमते हैं ना शिप्स लेकर, तो किसी और शिप को या डेक पर या मान लो शोर के टाइप पे कोई भी चीज़ है, मान लो फंस गए ट्रबल के अंदर, तो वहाँ पे सिग्नल क्रिएट करने के लिए या किसी भी तरह की बातचीत करने के लिए, इमरजेंसी सिग्नल बनाने के लिए ये होम सिग्नल क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपके पास कंटेनर होता है, उस कंटेनर के अंदर कैल्शियम फॉस्फाइड Ca3P2 प्लस कैल्शियम कार्बाइड CaC2 का मिक्सचर होता है इन अ कंटेनर, आप भर देते हो। ठीक है, फिर क्या करते हो, आपको सिग्नल क्रिएट करना है तो आप इस कंटेनर में को पियर्स करते हो। सो कंटेनर इज पियर्स्ड एंड ड्रॉप्ड इन सी वाटर। अब जैसे ही क्या होता है, ये दोनों सी वाटर के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो Ca3P2 पानी के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करता है, CaOH होल ट्वाइस प्लस PH3। रिएक्शन तो आप बैलेंस कर ही सकते हो, और सॉरी 6H2 2PH3, और CaC2 भी पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, CaOH होल ट्वाइस प्लस C2H2 एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन को जानते हो आप लोग? अब आपके पास PH3 और एसिटिलीन का क्या बन चुका है, एक मिक्सचर फॉर्म हो चुका है। ये जो एसिटिलीन है ये आसानी से क्या होती है, बर्न होती है। सो दिस मिक्सचर बर्न्स टू प्रोड्यूस, वाटर की सरफेस के ऊपर कंटेनर के अंदर, जैसे पानी के कांटेक्ट में आएगा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है कंटेनर पानी के अंदर भी टू प्रोड्यूस फ्यूम्स विच वर्क एज सिग्नल। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये रिएक्शन होती है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होम्स सिग्नल। यही रिएक्शन फर्दर स्मोक स्क्रीन बनाने के काम में भी आती है। किसके काम में आती है, स्मोक स्क्रीन। स्मोक स्क्रीन में क्या होता है, जैसे ये था P4 जब ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है तो डेंस फ्यूम्स ऑफ P4O10 क्रिएट करते हैं। तो वो जो P4O10 के डेंस फ्यूम्स होते हैं वो किसकी तरह काम कर सकते हैं, स्क्रीन की तरह। अगर आप किसी प्रोजेक्टर से कुछ प्रोजेक्ट करो तो आप उस स्मोक के ऊपर क्या कर सकते हो, मतलब स्क्रीन की तरह वो काम करता है, तो उसको हम लोग स्मोक स्क्रीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आप इतना कॉपी करें, फिर इसके बाद हम और आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, देखो हमने PH3 की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है नहीं है कि आप ऐड कर देना, पॉइंट ऐड करना चाहो तो कि PH3 इज अ वीक बेस and it react with acids to form, for example PH3 की रिएक्शन अगर आप HI से करवाओगे तो आपके पास क्या फॉर्म होता है, ये
ठीक है। एक और छोटी सी रिएक्शन भी देख लो कि PS3 ऐसे बहुत काम की नहीं है, बट फिर भी रिएक्शन विद एनसीईआरटी भी गिवन है। CuSO4 कॉपर सल्फेट एंड HgCl2 forms respective metal phosphides. So CuSO4 plus PH3, इससे बनेगा आपका Cu3P2, बैलेंस कर लेना है ना। फॉस्फाइड में होता है P-3 में, कॉपर यहाँ +2 में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे Cu3P2 प्लस आपके पास क्या बनेगा H2SO4। ऐसे जब आप HgCl2 की रिएक्शन PH3 करवाओगे तो आपके पास क्या बनेगा Hg3P2 प्लस HCl। तो रिएक्शंस को आप बैलेंस कर सकते हो, बन जाएगा 2PH3। पूरा बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस आप कर लेना, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। तो ये PH3 कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि PH3 कैसी गैस है, एक पॉइजनस गैस है, फिश रॉटन फिश में इसकी गैस, उसकी स्मेल होती है रॉटन फिश की तरह। इंपॉर्टेंट चीज इसको आप होम सिग्नल के अंदर यूज करते हो। तो होम सिग्नल कैसे क्रिएट होता है, CA3P2 और CaC2 का मिक्सचर होता है जो कंटेनर में आप फिल करते हो, उसमें छेद करके उसको पानी में डाल देते हो, सी वाटर में पानी अंदर आता है, CaC2 का हाइड्रोलाइसिस करके और CA3P2 का हाइड्रोलाइसिस करके C2H2 प्लस PH3 का एक मिक्सचर फॉर्म होता है। PH3 खुद तो नहीं जलती है, लेकिन C2H2 क्या है, कंबस्टेबल गैस है, वो बर्न होती है, उसके साथ PH3 भी बर्न होकर क्या करती है, सिग्नल्स या फिर स्मोक क्रिएट करती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये थोड़ी आवाज की प्रॉब्लम हो गई होगी, तो ये रिएक्शंस आप देख लेना। PH3 एक वीक बेस है, और एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट। PH3 ऑन रिएक्शन विद CuSO4 एंड HgCl2 क्या करता है, उनके रेस्पेक्टिव फॉस्फाइड्स को फॉर्म करता है। तो ये सच कोई बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन वही जो मैं आपको बता रहा हूं, होम सिग्नल और एक स्मोक स्क्रीन कैसे क्रिएट होती है, उसके अंदर PH3 का रोल होता है। चलिए, इसके बाद हम मूव करते हैं टुवर्ड्स हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस। तो इसके दो हैलाइड्स हैं, आप दोनों से ही मिल चुके हैं और इनकी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज नहीं है। आओ एक बार देख लेते हैं। PCl3, अच्छा एक चीज और बता दो मुझे, बताओ PH3 में फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। यहाँ पे एक लोन पेयर है, हाँ, यहाँ पर कोई हाइब्रिडेशन नहीं होगा क्योंकि इस पे क्या एप्लीकेबल होता है, ड्रैगोज रूल एप्लीकेबल होता है। अदरवाइज तो इसका sp3 हाइब्रिडेशन होता, पर ड्रैगो ने हमें सिखाया हुआ है कि 15 ग्रुप में नाइट्रोजन के बाद जितने भी हाइड्राइड्स हैं और 16 ग्रुप में ऑक्सीजन के बाद जितने भी हाइड्राइड्स हैं, उन सब में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। ये हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, चलिए PCl3 जिसको हम बोलते हैं फास्फोरस ट्राइहैलाइड, और PCl5 जिसे हम बोलते हैं फास्फोरस पेंटाहैलाइड। ये दो तरह के हैलाइड्स होते हैं, वही फास्फोरस की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाने पर बनते हैं। PCl3 बैलेंस कर लो, 3Cl2 4PCl3 सॉरी 6Cl2, और एक P4 की रिएक्शन आप Cl2 से करवाओ तो 10Cl2, तो क्या बन जाएगा 4PCl5। यहां पर फास्फोरस का हाइब्रिडेशन sp3 होता है, क्लोरीन यहां एक लोन पेयर प्रेजेंट है, sp3 हाइब्रिडेशन है। ज्योमेट्री इसकी कैसी होती है, पिरामिडल। PCl5 की ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3d2, ये मैं आपको सिखा चुका हूं। ये Cl, ये जो तीन बॉन्ड्स हैं, ये कौन से बॉन्ड होते हैं, इनको हम कौन से बॉन्ड्स बोलते हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड्स। कौन से बोलते हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड्स। और ये जो बॉन्ड है, हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, एक्सियल बॉन्ड। बताओ दोनों में से किसकी लेंथ ज्यादा होती है। सो PCl जो आपका एक्सियल बॉन्ड होता है, बताओ वो PCl इक्विटोरियल बॉन्ड से लेंथ में क्या होता है, ज्यादा। अगर ये लेंथ में ज्यादा है तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, कम। रिलेटिवली क्या होगा, वीक बॉन्ड होगा। एंड इसीलिए दैट इज व्हाई PCl5 डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग। तो आसानी से क्या होता है, ये डिकम्पोज होता है। ये दोनों बॉन्ड लेंथ में ज्यादा हैं तो रिलेटिवली कैसे होंगे, वीक बॉन्ड है तो आसानी से ब्रेक होंगे। और इसीलिए PCl5 गैस डिकम्पोज होने पर क्या बनाती है, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। केमिकल इक्विलिब्रियम में इस रिएक्शन से आप जाने कितनी बार मिल चुके हो, मिले थे ना। इसके लिए मैंने आपको Kp भी याद करवाया था, क्या
अल्फा स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। वेरी गुड। चलिए और कुछ चीजें देखते हैं इसके बारे में। ये जो इसकी स्ट्रक्चर है ये वेपर फॉर्म में है, वेपर फेज, इन वेपर फेज। तो वेपर फेज में ये sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री के साथ। बताओ अगर हम सॉलिड स्टेट में बात करें तो PCl4+ और PCl6-। वेरी गुड। सॉलिड स्टेट में ये एक आयनिक सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जिसमें PCl4+ कैटायन होता है और PCl6- क्या होता है, एनायन। तो ये सॉलिड स्टेट में एक आयोनिक सॉलिड होता है, आयोनिक सॉलिड। इसमें अगर आप कैटायन को देखोगे तो इसको हम टेट्राहेड्रल कैटायन बोलते हैं। और ये जो आपका PCl6- है ये आपका क्या है, एक ऑक्टाहेड्रल एनायन है। यानी यहां पर फास्फोरस का हाइब्रिडेशन होता है sp3 और यहां फास्फोरस का हाइब्रिडेशन होता है sp3d2। हाँ सॉरी sp3d होगा, ठीक है। उसके अलावा देखो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इनकी, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो अगर आप हाइड्रोलिसिस रिएक्शन देखो तो मैंने आपको सिखाया हुआ है। बताओ PCl3 के हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा। वेरी गुड। फास्फोरस की यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट क्या है, +3। तो इसी स्टेट का आपके पास क्या बनेगा, इसका ऑक्सी एसिड। तो यहां फॉर्म होता है H3PO3 + H2O। बैलेंस करो रिएक्शन को, सॉरी H2O नहीं, HCl, ठीक है। तो रिएक्शन को आप बैलेंस कर लेना, 3H2O और ये बन जाएगा 3HCl। इसका ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है। लेकिन वहीं अगर हम PCl5 के हाइड्रोलिसिस की बात करें तो PCl5 का जो हाइड्रोलिसिस होता है वो पार्शियल भी होता है और कंप्लीट। तो PCl5 पहले क्या होता है, हाइड्रोलाइज होता है फॉर्मिंग POCl3 + 2HCl। इसे हम बोलेंगे इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अगर आपको इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस लिखना है तो कंप्लीट में कुछ नहीं होता, ये जो बना है वही आगे रिएक्ट करता है। बट ओवरऑल रिएक्शन में क्या होता है, ये हाइड्रोलाइज होता है। यहां फास्फोरस +5 स्टेट में है तो ये क्या फॉर्म करेगा, H3PO4 अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ HCl। तो आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो, 4H2O 3 और ये बन जाएगा 5HCl। तो ये डिफरेंस है, इसे याद रखें। PCl5 के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, POCl3, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या फॉर्म होता है, H3PO4 फॉर्म होता है। इसको हम फास्फोरिक एसिड के नाम से जानते हैं। तीसरी एंड लास्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन दोनों के लिए, बोथ PCl3 एंड PCl5 कैन रिप्लेस OH group by Cl in compounds like acids RCOH और alcohols RC2H5OH। तो अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिक एसिड है और आपने इसकी रिएक्शन PCl3 से करवाई तो ये क्या करेगा, इस OH ग्रुप को रिप्लेस कर देगा, क्या फॉर्म करेगा, RCOCl। और समझ में आ रहा है। इसी तरह अगर आप फर्दर रिएक्शन देखें, RC2H5OH या लो आपके पास ROH है, इसके रिएक्शन अगर आपने PCl3 या PCl5 से करवा दी तो ये OH ग्रुप को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा RCl से, खुद साथ में क्या फॉर्म करेगा, POCl3 + HCl, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो आपके पास H3PO3 फॉर्म होगा, वो आप बैलेंस कर सकते हो रिएक्शन को ओवरऑल। तो ये आपके इसके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ये आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हो इसलिए आपको यहाँ पे इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हो। तो ये थे फास्फोरस के हैलाइड्स PCl3 एंड PCl5 कर सकते हैं। लास्ट जो आपके पास चीज बचती है में पहले ही पढ़ चुके हैं, तो एक बार देखें फिर एक साथ सारा कॉपी कर लेना आप लोग। तो मैंने आपको बताया था फास्फोरस के 3 मेन एसिड्स होते हैं। एक होता है आपका H3PO2, एक होता है H3PO3 और एक होता है H3PO4। तो नेमिंग मैंने आपको सिखाई थी, हायर ऑक्सीजन स्टेट वाले के सफिक्स इक आएगा, लोअर स्टेट के लिए क्या आएगा, अस आएगा। तो यहाँ फास्फोरस +3 में है, यहाँ फास्फोरस +5 में है। तो +5 में है तो इसे हम फास्फोरिक एसिड बोलते हैं, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक। बताओ ऑर्थो प्रीफिक्स किसके लिए आता है, जिसका मेटा बन सकता है। तो इसीलिए इसको ऑर्थोफॉस्फोरिक या फिर सिर्फ किसके नाम से लिख सकते हैं हम लोग, फॉस्फोरिक एसिड के नाम से लिख सकते हैं। ध्यान रखें इसका नाम फॉस्फोरिक भी है, कभी कभी आपको ऑर्थोफॉस्फोरिक भी लिखा हुआ मिल सकता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसे ही बताओ इसका नाम ये एक है ना, ये लोअर स्टेट है तो अस आएगा, तो इसे हम ऑर्थोफॉस्फोरस या फिर
सिंपल फॉस्फोरस एसिड भी बोल सकते हैं। सही बात है। चलिए आगे मैंने आपको सिखाया था, अगर H3PO, अच्छा इसमें से एक O ऐड कर दो तो ये बन जाएगा, इसमें एक और ऐड कर दो तो आप बन जाएगा H3PO5। इसको बोलते हैं पर मोनोफॉस्फोरिक एसिड। एक ही ऑक्सी लिंकेज है ना इसमें, इसलिए ये ऑर्थो है तो ये और छोटा हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, क्योंकि इसकी स्टेट जो लोअर है उससे भी कम है, ये +1 में है यहाँ पर, तो इसको हम हाइपोफॉस्फोरस एसिड बोलते हैं। स्ट्रक्चर में आपको सिखा चुका हूं, आपको फॉस्फोरस एसिड की स्ट्रक्चर बनानी है तो पहले एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दो सभी में, फिर जितने OH के कॉम्बिनेशन बनते हैं बनाते जाओ। तो देखो एक और हटाने के बाद एक ही OH बन सकता है, तो OH H H, यहाँ पर 2 OH बन सकते हैं H, और यहाँ पर 3 OH के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, और इसमें एक और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, फॉस्फोरस पेंटावेलेंट होता है, एक और ऑक्सीजन ऐड करने की जगह है यहाँ किसी भी OH में ऐड कर दो, तो इसके साथ यहाँ पर क्या होता है, इसमें ये आपका पर ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होता है। ये सब हम केमिकल बॉन्डिंग में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है, बस एक तरह रिवीजन कर रहे हैं, मान के चल लो आप, क्योंकि देखो यहाँ पर एक ही H है जो कि ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड है, ये आप ऑर्गेनिक में पढ़ चुके होंगे, इन्हें हम एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। इसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है, इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी होती है 1, ये एक ही H+ दे सकता है। इसकी बेसिसिटी कितनी होती है 2, और इसकी बेसिसिटी कितनी होती है 3, कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिखाया था, अगर आप स्ट्रक्चर तो हो गई इसकी, इसको इंटू 2 करके इसमें से एक H2O गायब कर दो तो आपके पास इसकी पायरो फॉर्म बनेगी H4P2O7। इसको हम क्या बोल देंगे, पायरो फॉस्फोरिक एसिड। और अगर आप इसमें एक और ऑक्सीजन ऐड कर दो तो ये बना देगा P2O8, और ये क्या बन जाएगा, पर ऑक्सो डाइफॉस्फोरिक एसिड। तो सब कुछ पेरेंट एसिड से डिराइव होता है। अगर 2 इंटू करके H2 गायब करें तो पायरो लग जाएगा, उसमें एक और ऐड कर दो तो इसमें परोक्सो प्रीफिक्स लगता है, तो इसे हम परोक्सो डाइफॉस्फोरिक एसिड, और हमने इसको पर मोनोफॉस्फोरिक एसिड बोला था। फर्दर इसका मेटा, वैसे तो मैं ऊपर बनाता हूं जनरली, पे इधर बना रहा हूं, अगर आप इसमें से एक H2O गायब कर दो तो आपके पास बनेगा HPO3, जिसको हम लोग मेटा फॉस्फोरिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसकी स्ट्रक्चर बता सकते हो, ये एक साइक्लिक ट्राइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लोगों को याद हो HP होल थ्राइस, जिसमें P डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O OH और P डबल बॉन्ड O OH, और ये सारे POP लिंकेज से आपस में लिंक्ड होते हैं। तो ये इसकी साइक्लिक ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर होती है मेटाफॉस्फोरिक एसिड की, ये भी मैं आपको डिटेल के अंदर पढ़ा चुका हूं, फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फास्फोरस के इंपॉर्टेंट एसिड्स को याद रख सकते हो। इनमें छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, किसमें पीओपी लिंकेज है, किसमें नहीं है। तो आपने सीखा हुआ है कि कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट अगर उसकी जनरल स्टेट से ज्यादा आ गई मैक्सिमम स्टेट से, तो उसमें परऑक्सी लिंकेज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पीओपी लिंकेज होगा ना। 2 यूनिट्स को ज्वाइन करोगे तो 2 यूनिट इसकी ले लो, उसमें से एक H2O गायब कर दो, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी, P डबल बॉन्ड O OH OH O P डबल बॉन्ड O OH और OH। इसकी 2 यूनिट ली और उसमें से एक H2O गायब कर दिया। यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड करना है, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, P डबल बॉन्ड O, ये परऑक्सी लिंकेज आ गया, बाकी सब कुछ क्या रहने वाला है, आप सेम रहने वाला है। सही है, कर सकते हैं इसको। चलिए, तो ये थे अपने फास्फोरस और उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आपको इनकी ध्यान रखनी है। तो और भी फॉस्फेट्स वगैरह होते हैं जो फर्टिलाइजर के अंदर काम में आते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो आपको नेक्स्ट क्लास और थोड़ा बता दूंगा, वरना नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे विद 16 ग्रुप, जहां पर हम ऑक्सीजन फैमिली के बारे में बात करेंगे, उनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और उनके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे।